नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हम पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि हिंदुस्तान की सरकार ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया है कि वो जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल को हटा के और क्लीन एनर्जी को हिंदुस्तान में मुतारिफ़ कराते जाएंगे। और इस ज़मन में मल्टीपल फ्रंट्स पे मुख्तलिफ महाज़ों पे काम हो रहा है। जैसे बिजली की गाड़ियाँ अब बहुत सारी बन रही हैं, कारें बन रही हैं, बिजली के स्कूटर, मोटरसाइकिल बन रहे हैं। और बिजली भी जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनाने की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर या सोलार एनर्जी पे ज़ोर दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने आपको ये भी बताया था कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए, जैसे हम कारों में पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह पे अगर बिजली की कार चलाएंगे तो उसका एफ्लुएंट कुछ भी नहीं होता, यानी वो माहौल को आलूदा नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता। तो इसके लिए एक दूसरा भी फ्यूल है, यानी वो है हाइड्रोजन गैस। हकीकत में घर में हमारे जो आग जलती है, जो भी आग जहाँ पर भी जलती है, तो उस आग में वो जो जलने वाली शय है ना, वो हाइड्रोजन होती है। उसको जलाने में मदद करती है हवा में जो ऑक्सीजन होती है, और जलने वाली शय हाइड्रोजन होती है। तो अभी हिंदुस्तान इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा है कि अगर हमारी गाड़ियाँ भी यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पे चलने लगे तो उससे एफ्लुएंट जो है न सिर्फ उसका पानी होता है, हवा की ऑक्सीजन से मिलकर वो H2O या पानी बनाता है। तो इस तरह वो माहौल को प्रदूषित नहीं करता या गंदा नहीं करता। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन बनाई कैसे जाए। अगर हम उसको जैसे कारखाने में बनाई जाती है तो उससे केमिकल इस्तेमाल होते हैं और फिर उसका भी एफ्लुएंट निकलेगा, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए हाइड्रोजन अगर हम ऐसे प्रोसेस से बनाएं जिसका एफ्लुएंट कुछ भी न हो या जो हो तो नुकसानदायक न हो, तो वो हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए सबसे जो क्लीनेस्ट मेथड है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी जो है हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम यानी H2O पानी का केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर हम पानी में से बिजली की धार गुजारे, यानी उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कहा जाए, उसमें से बिजली गुजारे, तो उसमें से उसको गैसियस स्टेट में बन जाता है, यानी उसमें से हाइड्रोजन भी निकलती है और ऑक्सीजन भी निकलती है। तो वो हाइड्रोजन जो निकलती है ना, उसको हम अब हमारी मतलब मार्केट की ज़ुबान में बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, यानी जिस हाइड्रोजन के बनने के लिए कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकाला गया। तो अभी इसके ज़मन में हमने आपको ये भी बताया था कि हिंदुस्तान का जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है जनाब नितिन गडकरी, उन्होंने अभी बताया था एक प्रोग्राम में कि उसको टोयोटा कंपनी ने, जापान की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, उसने उसको हाइड्रोजन पे चलने वाली कार दिखाई थी। तो वो बोलता है कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो वो बहुत सस्ती पड़ती है और दूसरे उसका एफ्लुएंट कुछ भी नहीं, कि उसका एफ्लुएंट तो पानी है, तो पानी तो हवा को ख़राब, हमारी मतलब फ़िज़ा को ख़राब नहीं करता। तो अभी वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हिंदुस्तान में अभी कोशिशें हो रही हैं। तो इस सिलसिले में अबू धाबी की एक कंपनी है ओस्योर, उसने हिंदुस्तान के सूबे गुजरात से एक मुआहदा किया है। गुजरात का जो वज़ीर आला है भूपेंद्र पटेल, उसके साथ अबू धाबी की ओस्योर कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU किया है, जिसके तहत गुजरात का जो कच्छ इलाका है, वो जो सिंध से मिलता है, वो कच्छ इलाके में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक कारखाना लगाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन फ्यूल बनाए जाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाए जाएंगे, जो कि फिर
कारों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्रक में, बस में। अच्छा, इसके लिए हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो वंदे भारत हिंदुस्तान की एक सेमी फास्ट ट्रेन है, आजकल चलाई जा रही है, तकरीबन 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, और ऐसी तकरीबन 20 आ चुकी हैं और 200 और आने वाली हैं इसी साल में, 2023 में वो आ जाएंगी। तो उसमें से फिर वो एक ट्रेन वो हाइड्रोजन, अभी वो जो है ना वो तो बिजली से चलती है, उसका भी कोई एफिकोड नहीं है, लेकिन वो महंगी पड़ती है। अगर हाइड्रोजन से चलाई जाए तो वो बिल्कुल सस्ती भी पड़ेगी, मतलब, और फिर जाहिर है वो हम पासान कर सकते हैं, यानी वो हमारा जो कस्टमर है, यानी जो पैसेंजर है, उसका जो टिकट का भाव भी कम हो सकेगा अगर हम हाइड्रोजन की ट्रेन बनाए, या हाइड्रोजन से अगर बस बनाए तो उसका भी किराया कम हो सकता है, हाइड्रोजन से कार बनाए तो लोगों को सस्ते फ्यूल से, मतलब वो फिर अभी देखिए हिंदुस्तान में 120 रुपया लीटर है, पाकिस्तान में तो 260 रुपये तक हो गया है। तो अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन आ जाए तो लोगों को फिर ये ट्रांसपोर्ट और इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान के ऊपर यके बाद देगरे जो महंगाई की मार पड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी वो शरह महंगाई, कल हमने आपको बताया था, तकरीबन 32% तक पहुंच गई है फरवरी के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हमारी जो भी सेंट्रल बैंक्स होती हैं, यानी जो गवर्नमेंट की बैंक होती है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है जो कि ट्रेजरी संभालती है, और हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, या अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, तो ये लोग जो होते हैं ना, वो जब भी अफरात ज़र या शरह महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए वो शरह सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। उनका नज़रिया ये होता है कि हम शरह सूद बढ़ाएंगे तो उसकी लालच में लोग, या इवन बैंक्स जो हैं दूसरे सॉरी, वो अपने पैसे जो है गवर्नमेंट को देंगे, उनके बॉन्ड में लगाएंगे, तो इस लालच पे के ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, बाज़ार से जो पैसा है ना वो सक आउट हो जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि डिमांड जो है, अभी हकीकत क्या है कि जो बाज़ार के भाव होते हैं ना, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है या शरह महंगाई होती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक सप्लाई, दूसरा डिमांड। अभी यहाँ पर वो सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर डिमांड को कम करना चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर वो डिमांड कैसे करेंगे, तो फिर जब डिमांड कम हो जाएगा तो भाव कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये डिमांड का मसला है ही नहीं, यहाँ पर मसला जो पाकिस्तान में शरह महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सप्लाई कम है। अभी देखिए आप, अगर प्याज वहाँ पर 300 रुपये किलो है तो लोग क्या करेंगे, क्या प्याज खाना ही छोड़ देंगे? हाँ, ये अलग बात है कि बहुत महंगी हो जाएगी तो जैसे वैसे 1 किलो लेंगे तो फिर 200 ग्राम लेंगे, 300 ग्राम लेंगे, या इसी तरह जैसे चिकन 750 रुपये किलो हो गया है पाकिस्तान में। तो लेकिन ये सवाल ये नहीं है कि वो बंद तो नहीं करेंगे ना खाना, तो इसीलिए ये कहना, इसका जो इलाज होता है ना वो होता है कि सप्लाई साइड को आप दुरुस्त करें, और सप्लाई साइड को दुरुस्त, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के लिए बड़े मसले हैं, क्योंकि अगर समझो कोई चीज़ पाकिस्तान में, जैसे गंदम है, पाकिस्तान में पिछले साल सैलाब की वजह से गंदम पे असर पड़ा है, अभी नया फसल आया नहीं, आएगा तो खैर पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो गंदम बहुत महंगी है, तो इसीलिए पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो चल रहा है। अगर गंदम ज़्यादा आ जाए मार्केट में और सस्ती मिलने लगे तो जाहिर है फिर आटा भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हम लोगों के हाथों से पैसा छीन लेंगे तो फिर वो क्या आटा खाना छोड़ देंगे, ये तो फिर बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके भाव जो है ना वो डिमांड पे डिपेंड नहीं करते, वो सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में अभी ये क्या है, ये महंगाई की वजह से, और दूसरे अभी तक IMF वालों ने जो वादा किया था $1.1 बिलियन देने का, जिसकी वजह से सरकार ने पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए और बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए,
तो उसके बावजूद जो है जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक IMF ने वो 1.1 बिलियन डॉलर दिए नहीं है। तो इस उम्मीद पे पहले डॉलर की कीमत गिर गई थी और रुपया थोड़ा मजबूत हो गया, 260 तक पहुंच गया था। अभी जब आसरा नहीं दिख रहा कि अभी पैसा कब आएगा, कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में कि IMF ये किस्त जो है 9th रिव्यू वाली कब रिलीज करेगी। तो अभी एक धड़ाम से 7% कल जो है ना डॉलर का भाव चढ़ गया, एकदम 285 रुपए से ऊपर हो गया है। अच्छा, इस सिलसिले में जो विलन ऑफ द पीस है वो हकीकत में पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने हथियार खरीदने के लिए उनको 300 मिलियन डॉलर चाहिए थे, 300 मिलियन डॉलर्स। अब जाहिर है ये तो बाहर से खरीदने पड़ते हैं तो उसके लिए डॉलर लगता है, तो उन्होंने बाज़ार में से डॉलर खरीदने शुरू किए। अब जाहिर है जब डॉलर जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, यकायक निकल आई कि 300 मिलियन डॉलर फौज को चाहिए, तो उसकी वजह से डॉलर महंगा हो गया। तो ये सोच लीजिए, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में बताया है कि पाकिस्तान में जो ये शरह महंगाई बढ़ती जा रही है या डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, इसमें विलन ऑफ द पीस जो है ना वो पाकिस्तान की फ़ौज है, और उसकी इनसेटिएबल जो है कभी न मिटने वाली भूख है हथियारों की, और वो हर बात में हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए सोचते हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान में 3 बिलियन डॉलर भी नहीं बचा। तो ऐसे में आप अगर हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी फौज रखेंगे और उसके लिए इतने बड़े बड़े हथियार खरीदेंगे, तो फिर तो जाहिर है लोगों के हाथों में पैसा कुछ बचेगा ही नहीं। जिसके लिए हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान में 100 ट्रिलियन रुपए का जो बजट बढ़ता है, तो उसमें 52 ट्रिलियन जो है ना, यानी 52% तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, यानी जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं उसकी किस्त देना और उसका ब्याज देना, उसका सूद भरना, इसमें ही पैसा निकल। उसके बाद फिर 30-35% तो पाकिस्तान की फ़ौज ले जाती है, तो फिर लोगों के हाथों में पैसा बचता नहीं। और इसकी वजह पहले तो क्या होता था कि वो अफ़गानिस्तान की जंग वगैरह की वजह से अमेरिका पाकिस्तान का पेट भरता रहता था, धड़ाधड़ एक के बाद एक डॉलर आते रहते थे। लेकिन अभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है और उसके बाद फिर अभी वो तो डॉलर देने से मना कर दिया है। और दूसरे इमरान खान ने वैसे भी अमेरिका को गालियां दे दे के उसको अपना दुश्मन बना लिया है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर फ़ौज अपनी ये भूख कम नहीं करेगी तो पाकिस्तान के लोगों के ये मसले और ख़ास तौर पर जो महंगाई का मसला है वो कभी भी हल नहीं हो पाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।